हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से टेट एंड सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ विज्ञान कक्षा 6 के प्रश्न बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे लेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, यानी उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी साइंस पे पकड़ कैसी है। क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो सीटेट 2018 का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से भी थे, यानी बुक से, एनसीईआरटी बुक से अलग भी थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो सके वहाँ से लेकर हम आए। इसके साथ ही बीच में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसके भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची क्या है? विषय सूची विज्ञान कक्षा 6। इसमें देखा जाए तो पहला लेशन है हमारी पृथ्वी, दूसरा है हमारा पर्यावरण, ये पर्यावरण से संबंधित है। अगला लेशन है लेशन नंबर 3 पदार्थ की प्रकृति। चौथा लेशन है आपका पदार्थों का पृथक्करण। पांचवा लेशन है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। छठा लेशन है मापन। सातवां लेशन है सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। आठवां लेशन है सजीवों की संरचना तथा कार्य 1। नौवां लेशन है सजीवों की संरचना तथा कार्य 2। 10वां लेशन है गति और बल। 11वां लेशन है कार्य ऊर्जा तथा मशीनें। 12वां लेशन है आपका अपशिष्ट और उसका प्रबंधन। 13वां लेशन है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देखते हैं। लेसन नंबर 1 हमारी पृथ्वी। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि अगर इसके आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब देने से पहले ज़रूर जवाब दें। याद रखिएगा, हम प्रश्न पढ़ेंगे और तुरंत ही आपको आंसर देंगे, ताकि और भी ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगे। क्योंकि क्लास 6 के जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हमें आज कंप्लीट करना है इस वीडियो में। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन अगर मैं बताऊं 8 या 9, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 8। 8 क्यों होगा? क्योंकि जो 9वां था, जो प्लूटो था, उसको बाहर कर दिया गया है। ये भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, प्लूटो को कब बाहर किया गया है? इसके साथ ही एक और यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से एक और ग्रह खोजा गया है। इसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी उपलब्ध सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन जल्दी इंक्लूड होगा। ये ताज़ा खबर है, यानी 9वां ग्रह फिर से एक खोजा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रहों की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। तो इसमें कौन सा अनुरूप नहीं है? तो शनि है, शुक्र है, मंगल है, लेकिन प्लूटो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 2 का आपका द होगा, प्लूटो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। तो सूर्य से दूरी के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में नहीं बताया गया है। तो वहाँ पे ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्रम के अनुसार लिखना है। यानी स्टार्टिंग पृथ्वी से ना होके स्टार्टिंग किससे होगा? सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह और सबसे नज़दीक कौन सा है? आपका बुध है। अब यहाँ पे याद करने का तरीका भी आप डेवलप जरूर कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे कि बुध जो है पृथ्वी के नज़दीक होता है, सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए ये याद करने का तरीका इसका ये है, सूर्य से नज़दीक होने के कारण सूर्य क्या है? आग का एक तरह से गोला है। तो गोला होने के कारण उसे समझिए कि उसको जला के छोटा कर दिया है। तो याद करने का तरीका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अब बुध कहाँ है? सूर्य के नज़दीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और छोटा कैसे हो गया? तो सूर्य ने उसको जला के छोटा कर दिया है। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके पास मैं 2 बताता हूँ। आपके पास ऑप्शन 2 ये है, आपको शुक्र या बुध। इसके साथ ही एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है इस लेशन से संबंधित, इसमें तो नहीं दिया गया, लेकिन वो भी प्रश्न मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की तरह लगाती है या पश्चिम से पूर्व की तरह? और ठीक इसके विपरीत कौन वो 2 ग्रह हैं जो ठीक इसके विपरीत लगाते हैं, यानी पृथ्वी के ठीक विपरीत लगाते हैं? उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। और देखा जाए तो क्लास 8 और लेसन मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लास 8 में ये पढ़ना है आप लोगों को, लास्ट में जाके पढ़ना है। और इसमें देखा जाए क्लास 6 में भी ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ के साइंस के बुक में। को देखा जाए तो सारे चीज़ एक ही होते हैं, थोड़ा सा लेशन का इधर से उधर होता है। तो इसका आंसर देखना था हम लोगों को। तो इसका आंसर देखा जाए तो बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और
अरुण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। बुध के बाद आपका कौन सा? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। ऐसे करके ये क्रम बढ़ते जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका 3 का अ सही होगा। इसके साथ ही अगर आप बताना चाहें तो हमें क्रम के अनुसार ज़रूर 8 नाम जरूर बता दें हमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके आगे कौन कौन से ग्रह हैं। पूरा क्रम के अनुसार हमें बता दें। जीव श्वसन क्रिया में वायु से ग्रहण करते हैं। कौन सा ग्रहण करते हैं? तो ये ऑक्सीजन लेते हैं। अगर पादप की बात की जाए तो पादप आपके कौन से लेते हैं? तो पादप आपका कौन सा श्वसन में कौन सा वायु लेते हैं? तो वो भी कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये बिहार टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। यानी श्वसन के क्रिया में कौन सा गैस लिया जाता है? तो वहाँ पे ऑक्सीजन ही लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ये अंतर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भीतरी परत जो अत्यधिक गर्म है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब, क्रोड। चंद्रमा है। तो चंद्रमा में देखा जाए तो 2 ऑप्शन हम आपको अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। एक है आपका कृत्रिम उपग्रह, दूसरा है आपका प्राकृतिक उपग्रह। तो ये उपग्रह तो हैं ही, 2 ऑप्शन एक जैसे हैं तो, लेकिन कृत्रिम होगा या प्राकृतिक होगा? तो कृत्रिम वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है, यानी जिसे हम बनाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक मीन्स जो प्रकृति ने हमें दिया है वो प्राकृतिक है। तो चंद्रमा का तो हमने बनाया नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक उपग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र। शुक्र को कुछ और तारे के नाम से भी जानते हैं, जैसे भोर का तारा या और भी जो भी इसका नाम अलग है वो भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम जान सकें आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि आप हमेशा पूछते हैं कब सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा, कब कौन सा टेट का फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको विषय पे ज़बरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। आप इसी के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो इस तरह के प्रश्न अगर आप जानते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगले लेसन पे चलते हैं। इसका आंसर मैं फिर से बता देता हूँ। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है आपका शुक्र। अब चलते हैं हम लेसन नंबर 2 पे। लेसन नंबर 2 है हमारा पर्यावरण। इसमें देखा जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के निर्जीव घटक का उदाहरण नहीं है। निर्जीव घटक का उदाहरण नहीं हो। निर्जीव मीन्स जिसमें जान नहीं हो। इसमें देखा जाए तो वायु है, जल है, प्रकाश है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें जान होता नहीं है। लेकिन पौधे में जान होता है। अब ये पूछेंगे पौधे में जान कैसे होता है? वो देख सकते हैं कि अब छोटा होता है, छोटा से वो क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो वो क्या हो गया? उसमें जान हो गया, इसीलिए तो बढ़ता है वो। तो उसके बाद फल भी हमें देता है। तो ये पर्यावरण के निर्जीव घटक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें पौधे नहीं है। पौधों का हरा रंग होता है। पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? आप तो जानते ही होंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देना शुरू करें। इसका होगा आपका करेक्ट आंसर स, क्लोरोफिल। यदि पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता तो डैश डैश क्रिया नहीं होती। कौन सी क्रिया नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो निश्चित ही आपने सही आंसर दिया होगा, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्पादक कहते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर शाकाहारी क्यों नहीं कह सकते? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, इस तरह के प्रश्न आने भी चाहिए आपके मन में। जैसे मैं अगर बात करूँ मैं जैसे खरगोश हुआ या कोई भी शाकाहारी जंतु हुआ जो पेड़ पौधे खाता है, तो क्या वो भोजन उत्पादन करता है? यानी वो भोजन स्वयं बनाता है? नहीं बनाता है। तो आप कहेंगे नहीं सर वो तो बनाते नहीं, केवल शाकाहारी हैं। जैसे हिरन हुआ, हिरन क्या खाता है? घास खाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो पादपों पे आधारित होते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मीट मछली दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो मीट और मछली और इसके साथ शाकाहारी का जो भी मतलब पेड़ पौधे सब खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जो मांस पे केवल आधारित होते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, यानी वो उत्पन्न करके हमें देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? यानी कौन ऐसा है इसमें से जो उत्पादक है, यानी उत्पन्न करता है, जो भोजन स्वयं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आप निश्चित ही बता देंगे। वही 4 नंबर का आंसर आपको मैंने बताया, वही है आपका आम का पेड़, पेड़ पौधे।
आम का पेड़। इसमें देखिएगा तो बकरी नहीं हो सकता, बकरी शाकाहारी हो सकती है लेकिन वो कुछ बनाती नहीं है, पेड़ पौधे का पत्ता लेके खाती है। गाय भी वही सेम, और शेर तो मांसाहारी जंतु है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को तालाब के पानी में नहाते, लोगों को कपड़े साफ करते, बर्तन धोते देखा होगा। इससे तालाब में होता है, इससे तालाब में क्या होता है? तो इससे तालाब में जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण होगा नहीं। वायु में अगर प्रदूषण फैले तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो होता है ना, उस सब पे कंट्रोल कर देना। जैसे बहुत सारे बम भी बने हुए हैं जो वायु प्रदूषण के द्वारा हानि करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से मार दिया जा सकता है वायु प्रदूषण करके। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, जो आवाज़ लाउड स्पीकर वगैरह का सुनते हैं वो आपका ध्वनि प्रदूषण हो सकते हैं। भूमि प्रदूषण, आप मतलब उर्वरता जो होती है उसका क्षमता का ह्रास होने लगता है, भूमि प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण, जल में कुछ भी मिला दिया जाए जिसके कारण वो ख़त्म होने लगे तो वो चीज़ क्या होता है? जल प्रदूषण है। तो लोग नहाते हैं तो जल गंदा होता है, इसलिए उसे जल प्रदूषण कहेंगे। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, धुआं निकल रहा है यानी वातावरण गंदा हो रहा है। जब वातावरण धुएं से गंदा होगा, पूर्णतः दूषित हो जाएगा, तो हम लोग जिंदा रहेंगे ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ CO2 वगैरह फैल जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसमें हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसका देखा जाए तो ये क्या है? आपका वायु प्रदूषण। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है, इसमें सबसे अंतिम, बीच में, शुरुआत में। तो इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा आपका सबसे शुरुआत में, यानी सबसे आगे स्टार्टिंग में क्या होता है? आपका पेड़ पौधे होते हैं। इसके साथ ही मैं एक और कहूँगा, एक आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें पता चले आपने समझ लिया है। आहार श्रृंखला में देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक कौन होता है यानी कौन उसका मतलब बनाता है, कौन भोजन बनाता है? को पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं और हम लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से अपना पत्ता वगैरह जो भी विकसित होना है, फल वगैरह सब विकसित करते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेवन करते हैं। तो हम लोग क्या हुए हैं? हम लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। फिर बकरी क्या है? मतलब इस तरह के खाद्य जाल बना के या खाद्य श्रृंखला बना के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। क्या करना है इसमें? सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हाथी, शेर, मनुष्य। तो हाथी देखा जाए तो हाथी क्या खाता है? तो हाथी खाता है पत्ते, खाता है उसका डालियाँ वगैरह खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शाकाहारी हो जाएगा। शेर क्या खाता है? शेर तो मांस खाता है, तो ये हो जाएगा मांसाहारी। इसके बाद अगला है आपका मनुष्य। मनुष्य क्या है? तो मनुष्य है सर्वाहारी, यानी वो दोनों चीज़ खाता है आपका, मतलब साग पात तो खाता ही है और पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता है फल वो सब भी खाता है, अनाज भी खाता है और साथ में मांस भी खाता है। बकरी वगैरह तो जानते ही, मछली वगैरह। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका खाद्य श्रृंखला से ही संबंधित है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। उपरोक्त श्रृंखला में जो शाकाहारी है उसमें गोला करो। उसमें क्या करना है? गोला करना है। और उपरोक्त श्रृंखला में जो मांसाहारी है उन्हें गोला करो। और इसके बाद है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसा कौन है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, उसे गोला करो। चौथा, शाकाहारी और मांसाहारी को छांटकर अलग करो। को पहले का आंसर देखा जाए तो इसमें उपरोक्त श्रृंखला में जो शाकाहारी है उसे गोला करना है। शाकाहारी कौन है? टिड्डा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मांसाहारी से संबंधित है। मांसाहारी इसमें कौन है? तो मांसाहारी आपका मेढक है, सांप है, बाज है मांसाहारी। इसके बाद ऐसा कौन है जो स्वयं भोजन बना सकता है? तो इसमें स्वयं भोजन कौन बनाता है? जो उत्पादक है, यानी वो है आपका घास। इसके बाद अगला है कि शाकाहारी में देखा जाए तो शाकाहारी आपका टिड्डा है। मांसाहारी में देखा जाए तो मेढक, सांप और बाज है। तो ये थे आपके लेसन नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर। और इसके बाद हम चलते हैं अगले लेसन पे, पदार्थ की प्रकृति पे। इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, डैश 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 चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ है। तो इसमें देखा जाए तो पहला का आंसर होगा आल्पिन। आल्पिन को जब लेके जाइएगा तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। इसमें और भी है, माचिस, प्लास्टिक और कागज़, ये सब चुंबक के पास लेके जाइएगा तो नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहेंगे कि चुंबक क्या क्या चीज़ आकर्षित करता है। एक तो आपने यहाँ जान लिया लोहा कर सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आकर्षित करते हैं। तो वो कौन कौन से आपके वस्तु हैं
उनके नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इत्र की बोतल खोलते ही खुशबू चारों ओर फैल जाती है, कारण है, किसका कारण है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ है आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसरण, चालक, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे केवल विसरण का नाम दिया गया है, लेकिन विसरण के अलावा भी 2 और नाम है, वो है आपका चालन। आगे होगा तो हम उससे आगे डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका विसरण हो जाएगा। विसरण में देखिएगा उष्मा का मतलब संचरण होता है, फैलता है। यहाँ पे देखिए खुशबू भी चारों तरफ फैल जाता है। जैसे में देखा जाए तो अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ उसका धुआं से महक चारों तरफ फैल जाता है। इत्र का बोतल खोलते हैं या किसी ने इत्र लगाया है अपने शॉट पे, तो उसका भी महक आपके पास पहुंच जाता है। तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा पहुंचता है। इसके साथ एक और मुझे याद आ रहा है कि सूर्य का प्रकाश अगर आपके कमरे में आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश बाहर है लेकिन आप अंदर भी अच्छे तरीके से, साफ तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ये विसरण के कारण होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का आकार निश्चित नहीं होगा? पत्थर, पानी, कागज़, मिट्टी के खिलौने। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा पानी। आकार निश्चित नहीं होता। अगर पदार्थ के बारे में आप जानना चाहेंगे तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है? उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और इसके बाद आते हैं दूसरा में आपका द्रव है। द्रव का क्या होता है? आयतन उसका निश्चित होता है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। और गैस में ना आकार ना आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस तो ऐसे ही उड़ते रहता है, ये तो जानते ही हैं आप। इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आकार निश्चित नहीं होगा, वो है आपका पानी। निम्नलिखित में से ठोस को अलग करो। ठोस इसमें से कौन है, यानी कौन इसमें से लिक्विड, चारों सब देखा जाए तो सारे चीज़ लिक्विड हैं, यानी द्रव है। दूध भी द्रव है, शरबत भी द्रव है, पानी भी द्रव है, लेकिन एक बच जाता है, वो है आपका पनीर। पनीर क्या है? ठोस है, क्योंकि उसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। तुम किसे स्पर्श नहीं कर सकते हो? इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तालाब का पानी को छुआ जा सकता है, ठंडा गर्म आप छू के बताते हैं। पत्थर भी छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूल्हे का धुआं जो है उसे आप छू नहीं सकते हैं। वो धुआं है, वो उड़ता रहता है और वहाँ पे जैसे ही उसे पकड़ने का, छूने का कष्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुम इनमें से किसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो? तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा खाने का खुशबू। बहुत ही आसान सा सवाल है। द्रव का उदाहरण नहीं है। द्रव का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे द्रव का उदाहरण बर्फ नहीं है। बर्फ तो क्या है? बर्फ आपका ठोस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेत को जिस भी आकार के बर्तन में डालो वह उसी आकार को धारण कर लेता है। आपके अनुसार रेत है, तो यहाँ पर रेत क्या है? वो आपका ठोस है, ना कि द्रव है। आकार उसका चेंज हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे कणों जो होते हैं उसकी मतलब उसके आकार निश्चित होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक अलग है, उस पर गोला लगाइए। तो इसमें से कौन सबसे अलग है, उस पर एक गोला लगाना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका बोतल में भरी हवा है, गुब्बारे में भरी हवा है, लकड़ी का टुकड़ा है, खोखला पाइप है। तो यहाँ पे सबसे अलग देखा जाए तो इसका सबसे अलग है आपका लकड़ी का टुकड़ा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं करते, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु निश्चित भार होता है, उसका उदाहरण है। निश्चित भार होता है तो किसका निश्चित भार होता है? तो गुब्बारे की हवा। निश्चित उसका भार होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, स्थान निश्चित नहीं घूरते, लेकिन भार जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसमें देखा जाए तो गुब्बारे की हवा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसका निश्चित आकार तथा भार होता है परंतु बहते नहीं है, इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण है आपका नमक। चाय देखिएगा बहेगा, धुआं जो है उड़ता हुआ रहेगा, लेकिन नमक एक स्थान पे निश्चित रहता है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता है का उदाहरण है। इसका उदाहरण है शीतल पेय, यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग पानी पीते हैं शीतल पेय, उसे कह सकते हैं, यानी जल के बारे में ये बताया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इत्र की बोतल खोलने पर उसकी खुशबू दूर बैठे व्यक्ति को भी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या होगा, विसरण के कारण। ये पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में घुले शक्कर के विलयन में विलायक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ विलयन, विलायक और विलय 3 शब्द आते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम शरबत बनाते हैं, जैसे मैं शरबत बनाए, तो शरबत क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलयन हो जाएगा, यानी चीनी पानी अगर हम मिला रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं, तो विलयन क्या होगा, ये दोनों का मिक्सचर, यानी दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, विलयन। यहाँ विलायक क्या होता है, तो विलायक आपका हो जाएगा पानी, यानी जो इसको अपने में मिला ले, अपने में क्या कर ले, मिला ले, उसे विलायक कहते हैं। यानी विलायक बड़ा सा नाम दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या करता है, पूरे चीनी को अपने में अवशोषित कर लेता है, यानी चीनी उसमें दिखाई नहीं देता है। उसको घुलाएंगे तो क्या हो, चीनी गायब हो जाती है। कुछ जो अपने में मिला ले वो क्या होता है, विलायक होता है। कि जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। लेकिन विलय की चर्चा की जाए तो विलय यहाँ पे कौन होगा, तो विलय यहाँ पे शक्कर होगा। को पूछ क्या रहा है, विलायक पूछ रहा है। कि विलायक क्या है, आपका पानी है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ बहुत ही अच्छा है। इसमें हम देख लेते हैं, नींबू का शरबत देखा जाए तो नींबू का शरबत में विलय क्या है, को नींबू रस है, विलायक क्या है, पानी है। पुदीने का शरबत में क्या है, को पुदीना रस क्या है, विलय है, और विलायक क्या है, पानी है। शक्कर मिला दूध, को शक्कर मिला दूध में शक्कर क्या है, विलय है, और विलायक क्या है, दूध है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पूछना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। दिए गए पदार्थों में चुंबकीय एवं अचुंबकीय को छांटिए, यानी कौन चुंबकीय है और कौन अचुंबकीय है, उसे छांट लेते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ में देखा जाए तो लोहे की कील है, आलपित है, लोहे का बना चाबी का गुच्छा है, ये चुंबकीय पदार्थ है। बाकी सब अचुंबकीय पदार्थ है। तो इस लेसन में महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे यही मिले। और इसके बाद हम चलते हैं अगले लेसन पे, पदार्थों का पृथक्करण। इसके साथ ही मुझे याद आ रहा है, आप मुझे विसरण के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन आप मुझे चालन के बारे में बताएं, यानी ठोस और द्रव के बारे में ज़रूर हमें बताएं। ठोस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चालन का प्रयोग करते हैं या किसी और का प्रयोग करते हैं। द्रव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब आपका चालन का प्रयोग करते हैं या किसी और का प्रयोग करते हैं। और विसरण तो हो गया आपका गैस के लिए, किसके लिए हुआ, आपका गैस के लिए हुआ। तो मुझे 2 और के बारे में ज़रूर बताएं, किसका किस में प्रयोग होता है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जवाब जरूर दें। इसके बाद चलते हैं अगले लेसन पे, पदार्थों का पृथक्करण, लेसन नंबर 4। यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, पानी और रेत के मिश्रण को अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग निथार कर अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, निथार कर अलग कर सकते हैं। पानी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए हमें निथारना होगा। निथारने के बारे में एक क्लास 6 का वीडियो मैडम ने बनाया है, उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। यहाँ पे चाल कर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पानी और रेत है, उसे चालेंगे तो जो चालन होता है वो अंदर में चला जाएगा। और बीनकर भी हम नहीं कर सकते हैं। बीनकर में क्या होगा, पानी में तो बीन सकते नहीं, उतने छोटे छोटे कण होते हैं उसमें। फटक कर भी नहीं कर सकते, फटक कर पानी को कैसे फटकेंगे, वो फटक कर नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, निथार कर। अब निथार कर कैसे किया जाता है वो ज़रूर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे थोड़ा सा हिंट्स में दे देता हूँ। होता क्या है, आप जब पानी उसमें रखेंगे, यानी पानी और रेत एक साथ रखेंगे, तो उसमें थोड़ी देर के बाद तलछटी में क्या हो जाता है, बैठ जाता है बालू। फिर उस पानी को अगले गिलास में डाल देंगे तो पानी से बालू अलग हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं और भूसे के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो फटक कर हम लोग अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं फटक कर अलग? क्योंकि जो गेहूं है वो क्या होता है, भारी होता है, और भूसा क्या होता है, हल्का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर को गर्म करने पर कपूर वाष्प में बदल जाता है, क्योंकि कपूर का डैश डैश होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। यानी करेक्ट आंसर इसका होगा अ। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है ना, द्रव में चेंज नहीं होता है। क्या होता है, कपूर जो होता है द्रव में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट वाष्प में चेंज होता है। आप ऐसे भी कपूर लेके आइएगा अपने घर पे, रख दीजिएगा तो वो थोड़ी देर में उड़ जाता है, और वो द्रव में कभी भी चेंज नहीं होता। फिर से अगर उसे प्राप्त करना हो तो ऊपर में क्या करते हैं, मतलब जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, उड़ जाएगा। तो रुई ऊपर में अगर रखते हैं तो उड़ने के बाद रुई में वो चला जाता है। फिर उसे हम लोग डायरेक्ट वाष्प से किस में परिवर्तित कर सकते हैं, वाष्प से डायरेक्ट हम लोग ला सकते हैं ठोस में, लेकिन द्रव में ये चेंज नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक घुले पानी से नमक
को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि है। इसमें कौन सा पृथक्करण विधि है? तो वो है आपका वाष्पीकरण। कौन सा है? आपका वाष्पीकरण। नमक घुले पानी से नमक को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि है आपका वाष्पीकरण। वाष्प में पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र से पानी से नमक बनाया जाता है। नमक बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है, तो ये होगा वाष्पीकरण। क्योंकि अगर देखा जाए गांधी जी के बारे में कुछ बताया गया था साइंस के बुक में। गांधी जी गए थे, मतलब जो दांडी यात्रा हो रहा था तो वहाँ पे क्या किया गया था? नमक बनाना शुरू किया गया था। और ये मेरे ख्याल से 1930 की कहानी है। उस समय हुआ क्या था कि नमक पे बहुत ज़्यादा रोक लग गया था, यानी नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया था और नमक आप बना नहीं सकते थे। और नमक जानते ही बहुत यूज़फुल है, तो इसका विरोध किया था गांधी जी ने। और ये चंपारण के आसपास की कहानी है ये। और वहाँ पे क्या हुआ था कि दांडी यात्रा में कि समुद्र का पानी लेके और एक गड्ढे जैसा बना दिया जाता था, उसमें पानी रख दिया जाता था। पानी क्या होता था? उड़ जाता था, वहाँ पे नमक के ढेर लग जाते थे। तो ये थे इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बाद चलते हैं, और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अगर आपको पता होगा तो इसमें जो भी नाम आ रहे हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण क्या होता है, आसवन क्या होता है, आसवन के बारे में मैडम ने पढ़ाया है, उसे देख लीजिएगा। तो क्रिस्टलीकरण के बारे में भी बताया, क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसके बारे में बताएं। वाष्पीकरण के बारे में बताएं। ये सारी चीज़ आप, संघनन क्या होता है इसके बारे में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। आसवन के बारे में भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में एक एक करके लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि अब भी और भी जितने लोग हैं सारे को आपके नोट्स से फ़ायदा हो और हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है साइंस में। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है आपका अध्याय नंबर 5, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। किस तरह के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में चर्चा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेसन है, इसमें कुछ नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 2 तरह के परिवर्तन हमने सीखा था एनसीईआरटी बुक में। कौन कौन सा? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, और वो अलग क्या है? एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ये 2 हमें मिलेंगे देखने को। यहाँ पे देखिए, ज्वार भाटा का आना। ज्वार भाटा का आना क्या हो सकता है? आवर्ती है या अनावर्ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आवर्ती है। ज्वार भाटा का आना क्या है? आवर्ती है। इसके साथ ही अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो अभी बाढ़ आता है, बाढ़ क्या है, बाढ़ का आना क्या है, आवर्ती है कि अनावर्ती है, इसका भी जवाब हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे हम बता दें कि बाढ़ का आना जब भी होगा तो वो होगा आपका अनावर्ती परिवर्तन। क्या होगा? ज्वार भाटा का आना आवर्ती है, लेकिन अगर आ जाए प्रश्न बाढ़ का आना, तो बाढ़ का आना क्या है? अनावर्ती है। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अमावस्या और पूर्णिमा का होना। अमावस्या और पूर्णिमा आप जानते ही हैं, और अमावस्या पूर्णिमा पे भी एक प्रश्न बन जा रहा है। इतने सारे प्रश्न हैं कि अगर आप डील करें तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं हो। अब पता चलता है अमावस्या क्यों होता है, पूर्णिमा क्यों होता है, अमावस्या किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है, चंद्रमा के कारण है। क्यों होता क्यों है? पूर्णिमा किसके कारण होता है, और कौन दिन में होता है, कौन रात में होता है? इसके अलावा और भी प्रश्न आते हैं ये कि जब यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं, और कैसे होता है सूर्य ग्रहण। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हिंट्स दे देता हूँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे। सूर्य ग्रहण जो होता है, ग्रहण मीन्स क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकें। तो जब सूर्य ग्रहण होगा, यानी जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा बीच में घुस जाएगी। चंद्रमा क्यों बीच में घुस जाएगी? क्योंकि सूर्य बीच में है। यानी सूर्य क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है आपका चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। क्यों? उपग्रह का चक्कर, उपग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रह के। ये तो जानते हैं कि ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। जब चक्कर लगाता है, तो जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चला जाता है तो क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य क्या हो जाता है? ढक जाता है। ढक जाता है तो उसका मतलब सूरज पे ग्रहण लग गया, यानी सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे हम कहते हैं आपका सूर्य ग्रहण। आई बात समझ में? पृथ्वी ग्रहण के बारे में भी इस तरह के कुछ, पृथ्वी ग्रहण कह रहे हैं हम, यानी चंद्र ग्रहण के बारे में भी ऐसा कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिख के बताएं। और भी जितने प्रश्न पूछे हैं उसका भी जवाब अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्नों की झड़ियाँ लग गई होगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत तैयारी कर रहे हैं सीटेट के बारे में। अब यहाँ पे प्रश्न था आपका ज्वार भाटा का आना, तो ये क्या है? आवर्ती।
परिवर्तन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आलू का सड़ना। आलू का सड़ना अवांछनीय है, वांछनीय है या अवांछनीय अवांछनीय दोनों है। तो यहाँ पे देखा जाए आलू का सड़ना अवांछनीय है। याद रखिए क्या होगा, अवांछनीय, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आलू सड़े, इसलिए ये अवांछनीय परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये है आपका मंद परिवर्तन। क्या है आपका? मंद परिवर्तन। एक होता है तीव्र परिवर्तन। इसके बारे में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लेसन पढ़ाने हैं इसलिए हम तेज़ी से चल रहे हैं। देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ ताकि बहुत सारे टॉपिक आप नहीं जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ प्रश्न रेज कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसके बारे में आप कॉपी में लिखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तभी तो कमेंट करेंगे। अगर आप नहीं जानते हो उससे क्या होगा, रिवीजन होगा, उसके कारण आप कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है तो यहाँ पे देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ कागज़ का जलना, कागज़ दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूध से दही का बनना, दही से हम दूध फिर नहीं बना सकते। भूकंप का आना, भूकंप आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये तो हम खुद नहीं मालूम है। उसके बाद क्या सुधरेगा, फिर से हमें बनाना पड़ेगा, वो भी अलग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम खुद नहीं जानते, कितने लोग साफ़ हो जाएंगे पता नहीं। लेकिन पानी से बर्फ़ बनना, पानी से अगर बर्फ़ बनता है तो फिर से हमें पानी प्राप्त हो जाएगा, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसके बारे में तो हमने समझा दिया। वर्षा का होना, वर्षा का होना क्या है? वर्षा का होना अवांछनीय है कि वांछनीय है या दोनों है? तो यहाँ पे देखिएगा वर्षा का होना अवांछनीय और वांछनीय दोनों परिवर्तन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वांछनीय परिवर्तन है। वांछनीय परिवर्तन कौन सा है? तो वांछनीय परिवर्तन है आपका जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। एक तरह से देखा जाए तो फल का पकना क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। कारखाने से धुआं निकलना वांछनीय परिवर्तन नहीं है। जंग लगना वांछनीय परिवर्तन नहीं है। रेल दुर्घटना वांछनीय परिवर्तन नहीं है। अवांछनीय परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो दूध का फटना अवांछनीय परिवर्तन है। रेशम का बनना वांछनीय परिवर्तन है। यहाँ पे दूध को फाड़ना यानी फाड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये भी अवांछनीय परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूध का फटना क्या हो जाएगा? आपका अवांछनीय परिवर्तन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, मंद और तीव्र दोनों परिवर्तन। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका मंद परिवर्तन है। मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन के बारे में भी लिखना चाहें तो जरूर लिख के हमें बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अनुत्क्रमणीय और मंद परिवर्तन दोनों का है? यानी अनुत्क्रमणीय है यानी चेंज नहीं हो सकता, दोबारा रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। साथ में मंद परिवर्तन यानी धीरे धीरे परिवर्तन में होता है। एक है दिन रात का होना, ये तो होता ही है। नदी में बाढ़ आना, बीजों का अंकुरन, बर्फ का बनना। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो दोनों तरह का परिवर्तन किस में हो सकता है? तो बीजों के अंकुरन में हो सकता है। ये था क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले पे और यहाँ पे भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में दिया गया है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें है प्लास्टिक की वस्तुओं का जलना। जब भी जलने की चर्चा हो जाए तो ये है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है कागज़ का जलना। ये भी क्या है? जलने की बातचीत हो तो क्या होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद पानी का भाप बनना। पानी का भाप बनना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और जनरली रूप से देखते भी हैं कि भाप कैसे बनता है। पानी का भाप बनना हो गया। उसके बाद कपूर का जलना। कपूर का जलना जब भी जलने की बात होगी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, एक ठोस में रहता है, बर्फ़ के रूप में रहता है, वो चेंज होकर पानी में जाता है, फिर से हम ठोस उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भोजन का पकना। भोजन का पकना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन। चावल का पकना ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ये हो सकते हैं, ये हमने बता दिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, लेसन नंबर 6 पे चलते हैं। लेसन नंबर 6 है आपका मापन। मापन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं तेजी से हम लोग। श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है। आलू के मापन की इकाई होगी। आलू के मापन की इकाई आप जानते भी होंगे प्रैक्टिकल रूप से किस में आलू माप के आप लाते हैं। को आलू आप माप के लाते हैं किस में? किलोग्राम में, यानी केजी में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली की खपत
जानने के लिए मात्रक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करते हैं? तो आप ये तो जनरल क्वेश्चन है, जनरल आप लोग देखते भी हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो वाट का उपयोग करते हैं। इसके बाद सम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई है। बारिश को मापने का पैमाना है, क्या है? तो बारिश को मापने का पैमाना है आपका मिलीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान डैश डैश है जो सामान्य तापमान है। तो सामान्य तापमान कितना है? तो वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही मेरे पास 2-3 प्रश्न आ गए हैं। डॉक्टरी जो तापमाप होता है वो मुझे बताइए, अगर नॉर्मल टेम्परेचर मानो शरीर का है तो कितना होता है? फ़ारेनहाइट में भी बताइए हमें, साथ में यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस आपको मिल गया, तो सेल्सियस में भी बताइए, फ़ारेनहाइट में भी बताइए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना टेम्परेचर वो माप सकता है। स्टार्टिंग बताइए, लास्ट बताइए, सेल्सियस में भी और इसमें फ़ारेनहाइट में भी बताइए कहाँ तक उसे मापा जा सकता है। इसके साथ ये हुआ आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। इसके बाद वैज्ञानिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का थर्मामीटर उपयोग करते हैं, यानी किस तरह का तापमापी उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताएं, और उसका भी बताएं कि कहाँ से कहाँ तक माप किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी बुक से पूछा गया आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बताइएगा। साथ में अगर आपके पास अगर लिखने का हैबिट हो तो ये भी हमें ज़रूर बताइए कि कैसे उसे सुरक्षित रखते हैं, यानी कैसे अगर किसी और का मापना हो तो कैसे दूसरे किसी का मापेंगे, उसका सेल्सियस डिग्री अगर बढ़ा हुआ है तो कैसे उसे कम करते हैं, कैसे उसे सुरक्षित रखते हैं, और मतलब क्या क्या सावधानियां होती है किसी और का मापने के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्या की गाय प्रतिदिन 10 डैश डैश दूध देती है। तो ये किस में होगा? तो ये होगा आपका लीटर में। इसके बाद अगला है, ये सही जोड़ा लगाना है। तो पेन की लंबाई सेंटीमीटर में, तेल लीटर में, समय सेकंड में, चावल ग्राम में। तो इस लेसन में महत्वपूर्ण प्रश्न यही थे। अब चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है लेसन नंबर 7, सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। इसमें देखा जाए तो पहला है कमल का पौधा है। कमल का पौधा कौन सा है? कमल कहाँ खिलता है? तो आप बताएंगे कीचड़ में। तो किस तरह का पौधा है? कीचड़ में क्या होता है? पानी होता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला कैंसर बी जलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जामुन का डैश डैश होता है। जामुन का डैश डैश क्या होता है? तो जामुन का वृक्ष होता है। साग का उदाहरण है, का उदाहरण आपका घास होगा। गुलाब जो है आपका झाड़ी है। गुलाब क्या है? झाड़ी है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, गुलाब आपका झाड़ी है और साग का उदाहरण आपका घास है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं साग, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। तो इसमें उदाहरण देखा जाए तो साग के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। उदाहरण है आपका धनिया, प्याज, मूली आदि। छोटे आकार के पौधे होते हैं, तना मुलायम और हरा होता है। ये 1 वर्षीय पौधे होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं झाड़ी के बारे में। झाड़ी का उदाहरण हो जाएगा गुलाब और तुलसी इत्यादि। मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं, तना साग के तुलनापल में कड़ा होता है और ये बहुवर्षीय होते हैं। वृक्ष के बारे में चर्चा की जाए तो वृक्ष में उदाहरण हो जाएगा आपका नीम, आम, जामुन आदि। ऊंचे आकार में बड़े पौधे होते हैं, तना मोटा अधिक कड़ा होता है और ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वे अपना भोजन दूसरे पौधे से लेते हैं, उन पौधों को कहते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं? तो उन पौधों को हम लोग परजीवी कहते हैं, यानी दूसरों पे मतलब आश्रित होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? को स्वपोषी यानी जो अपना स्वयं पोषण करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी कहते हैं जो दूसरे पे आधारित होते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? वैसे जो दूसरे पे आधारित होते हैं। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृत जीवों पे जो आधारित होते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है क्योंकि वह स्थल पर रहता है, जल और स्थल दोनों पर रहता है, जल में रहता है, जल और स्थल दोनों पर नहीं रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बोलेंगे उभयचर का मतलब ही होता है जल और स्थल दोनों पे रहना है वाला। तो यानी 5 का आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ब, जल और स्थल दोनों पे रहता है। मेढक के बारे में चर्चा की जाए तो मेढक भी कहाँ रहता है? जल और स्थल दोनों में रहता है। यहाँ पे एक और प्रश्न आ रहा है मेढक के बारे में कि ये बताइए मेढक जो है कैसे श्वसन लेता है, यानी श्वसन क्रिया कैसे करता है? फेफड़े से लेता है। अपना शरीर मतलब जो चमड़ा वगैरह होता है
उससे लेता है या किससे लेता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। ये भी देखा जाए सीटेट के संदर्भ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बीटेट में पूछा गया ये प्रश्न था, बीटेट में आपका एस्टेट का ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ, इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो मरुस्थल में देखा जाए पौधों की पत्तियाँ किस में चेंज हो जाता है, तो वो कांटों में बदल जाती है। किस में चेंज हो जाती है, कांटों में वो बदल जाती है। और इसके बाद अगला है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ कांटों में बदल जाती है। कांटों में क्या हो जाती है, बदल जाती है पानी की हानि को रोकने के लिए। पानी की हानि को रोकने के लिए ये किस में चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है कांटों में, पत्तियाँ उसकी कांटों में बदल जाती है। इसके बाद अगला है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो इसका देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता देखे होंगे कि सड़े गले चीज़ों पे जाके वो वहीं पे होता है, सड़े गले चीज़ों पे, तो ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता। यहाँ पे अमरबेल की भी चर्चा की गई है। अमरबेल के बारे में मैं बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दो बार सीटेट में पूछा गया प्रश्न भी है। अमरबेल में देखिएगा तो इसमें जड़ें नहीं होती है, लेकिन किसी ना किसी वृक्ष पे पीले रंग का जो देखा होगा आपने, उसी को अमरबेल कहते हैं। और वो किसी भी पौधे पे वो चिपका हुआ रहता है अमरबेल। आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इसके बारे में, अमरबेल के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक बार ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं, क्यों होते हैं, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन में दिखा देता हूँ, ये रहे और ऑप्शन। इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण वो क्या होते हैं, सूर्य की ओर ही उन्मुख होते हैं। वो कौन उन्मुख होते हैं, तो वो है आपका सूरजमुखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई से संबंधित है, आपने देखा भी होगा। छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रचलन, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप बोलेंगे संवेदन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है संवेदनशीलता ही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका गोंद पौधे का डैश डैश है। गोंद जो है पौधे का डैश डैश है, तो क्या है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अपशिष्ट। क्या है ये, अपशिष्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला लेसन पे चलते हैं हम लोग। अगला लेसन है अध्याय 8 सजीवों की संरचना और कार्य 1। इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न इसमें पूछा गया है। और इसके साथ ही पिछले प्रश्न के बारे में हम आपसे एक दो प्रश्न और पूछना चाहेंगे। और वो एक दो प्रश्न ये है कि आप हमें ये ज़रूर बताएं, साग के बारे में बताएं आप हमें, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए अगर सीटेट बुक होता, उससे संबंधित प्रश्न ये बने होते तो आपके साग के बारे में पूछा गया होता है ज़्यादा प्रश्न। और साग के अलावा आपसे पूछा जाता झाड़ी के बारे में प्रश्न। इसके बाद देखा जाए वृक्ष के बारे में भी प्रश्न होते। इसके साथ ही एक बीजपत्री के बारे में भी पूछा जाता, द्विबीजपत्री के बारे में भी पूछा जाता। कभी हम लेके आएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में एक दो बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, यानी कैसे उसे पहचानेंगे। एक और मैं तरीका बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, आप कोई भी पौधा देखिएगा, उसमें देखिएगा किस तरह का उसमें रचना बना हुआ है। अगर वो समानांतर होगा, यानी एक समान से उसमें रचनाएं होंगी, तो वो आपका कौन सा बीजपत्री होगा, ये डिपेंड करता है पत्ती पे ही। और इसके साथ ही एक और इसमें जुड़ाव है कि अगर आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, वो तिरछा तिरछा बना है, यानी समानांतर नहीं। समानांतर में देखा जाए तो मैं कहूँगा आपने मक्का देखा होगा, मक्का में देखिएगा समानांतर मिलेंगे आपको। तो एक बीजपत्री होता है या द्विबीजपत्री, ये जरूर बताएं मक्का। और आपने पीपल देखा होगा, वो एक बीजपत्री होता है, ये द्विबीजपत्री। इसके साथ ही इसका संबंध जड़ से भी है। किससे संबंध है, जड़ से भी, यानी वो दो तरह के जड़ होते हैं। जड़ कौन कौन सा होता है, दोनों जड़ के बारे में जरूर जान लीजिएगा। जड़ होता है आपका झकड़ा, एक मूसला जड़ होता है। को किसमें मूसला जड़ होता है, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में। सारा चीज़ एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, पत्ते का, ये सारा चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। थोड़ा सा ट्रिकी जानना है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, नया वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कभी पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से साइंस को, एक ही दिन में तो क्लोज कर देंगे, समय नहीं मिल रहा, लेकिन जल्दी हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे पूरा NCERT बुक। तब तक मैडम पढ़ा रही हैं, मैडम से मैंने बोला भी है कि क्लास 6 जल्दी क्लोज कर दीजिए। इसमें देखा जाए कि पौधों के प्रहोर तंत्र में शामिल नहीं होता, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं होता? तो यह है तना, पत्तियाँ, फूल, जड़। देखिए कोई भी वृक्ष है उसको दो भागों में हम बांट देते हैं। कोई भी पौधा उसे क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक ऊपर का भाग ले लेते हैं, एक नीचे का। जो ज़मीन के नीचे रहता है उसे हम लोग जड़ तंत्र कहते हैं, जो ऊपर होता है प्रहोर तंत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जड़ तंत्र है नहीं, क्योंकि ज़मीन के नीचे क्या होता है, जड़ें होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का आंसर देखा जाए तो जड़ होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को कहा जाता है, तो यहाँ पे जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं, देखिए परागकोश, पुंकेसर, परागकण, ये सारे चीज़ पुरुष से संबंधित है। ये किस में होता है को मतलब फूलों वगैरह में देखा होगा आपने, ये चीज़ मैडम ने पढ़ाया भी है। लेकिन स्त्री केसर क्या है? स्त्री से संबंधित है, को मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का डैश डैश भाग रंगीन होता है। कौन सा भाग रंगीन होता है पुष्प का? तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दल। पुष्प का दल भाग रंगीन होता है। यहाँ पे दल देखा जाए तो दल आप वैसे जानते भी होंगे, जब फूल का बाहरी भाग जो देखते हैं वो मतलब पत्ते जैसा निकला होता है रंगीन भाग, उसे हम लोग कहते हैं दल। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन, पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? तो जड़ कहलाता है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है क्या कहलाता है? इसमें भी कुछ नहीं पूछना, तुरंत कहिएगा, प्ररोह तंत्र कहते हैं उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के जड़ तंत्र का कार्य है। पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? तो इसे भी जानते हैं आप लोग, पानी का अवशोषण करना। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है। प्रश्न देखा जाए तो बहुत सारे हैं। अब जो मान लीजिए ये जड़ का काम है, उसने लिया तो पूरे शरीर में कौन पहुँचाता है, यानी पूरे पौधे में चारों तरफ के भागों में कौन पहुँचाता है? तो देखिएगा यहाँ पे आएगा आंसर आपका जाइलम तक चारों तरफ पहुँचाता है। जस से जल, जस से जड़, जस से जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? कि फ्लोएम मीन्स फल होता है, एक तरह से देखा जाए तो फल होता है। जो भी ये मतलब आपका पत्तियाँ जो भोजन बनाती है को चारों तरफ कौन पहुंचाता है? को ये होता है आपका फ्लोएम। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चना और मटर के पौधों में जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है? देखिए यहाँ पूछ भी दिया गया है कि चना और मटर के पौधों में जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। कौन सा जड़ होता है? तो चना और मटर के पौधों में आपका मूसला जड़ होता है। अगर किसी का आंसर मैं मतलब गलत तरीके से भी दे रहा हूं तो उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। घास में होती है। घास में कौन सा जड़ होता है? तो घास में आपका रेशेदार जड़ होता है। रेशेदार जड़, मूसला जड़ में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रेशेदार जड़ जो होता है, रेशेदार होता है मतलब उसमें बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं, पतली पतली बहुत सारी जड़ें। रेशेदार में झकड़ा जड़, बहुत सारा झकड़े जैसा वो होगा। लेकिन यहाँ पे मूसला जड़ की बात की जाए, मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होता है, उसमें से द्वितीयक तृतीयक उसमें जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, एक प्राथमिक जड़ होता है, यानी एक मोटा जड़ होता है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, और बाकी सब उसमें छोटा छोटा ये निकलता है। और बहुत मतलब बड़े बड़े वृक्ष भी मूसला जड़ के उदाहरण है, यानी बहुत टाइट तरीके से वो ज़मीन को पकड़े रहता है। और इसके बाद अगले चलते हैं अगले लेसन पे। ये थे इस लेसन के मुख्य। लेकिन जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला लेसन है आपका अध्याय 9। अध्याय 9 में देखा जाए तो यह है सजीवों की संरचना और एक कार्य 2। इसमें है पहला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कितना होता है? 16 दूना 32 होते हैं। इसके बाद अगला है, रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से काटेगा? किस दांत से वो काटता है? कृतंक। किस दांत से काटता है वो? कृतंक। कृतंक से क्या होता है? काटने वाला दांत होता है। को काटने की बात की कहा गया को कृतंक से होता है। एक होता है रदनक होता है, और यह है अग्र चणवक। चणवक क्या करता है? चबाने वाला होता है। रदनक के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी दांतों के बारे में दिया गया है, तो वो भी हमें बताइए कि रदनक क्या करता है। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा हमें।
बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्लीज़ इन सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं देते हैं को जितने प्रश्न हमने बोले हैं सारे के कम से कम प्रश्न लिख दीजिए। प्रश्न लिखने के बाद आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर आप जानते ही होंगे, प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम लिखिए और जो भी टेलीग्राम आता है आपका ऐप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे व्हाट्सअप आप लोग लॉगिन करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में नंबर डालना, फिर जो भी कैप्चा आता है वो सब एंट्री करना, वो खुद ही ले लेता है, नहीं तो मैनुअल डालना होता है। डाल के टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए @HINDICL और उसे सर्च कीजिएगा। जो भी ग्रुप आता है हिंदी क्लब का उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे PDF है, वहाँ पे ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप CTET हिंदी क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पे अपना पेज भेज दीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई उत्तर देगा ही। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, कोई ना कोई उत्तर आपके सारे प्रश्नों का ज़रूर दे देगा। आज इस वीडियो में हम पूरे साइंस की चर्चा कर रहे हैं। क्लास 6 का है, इसके बाद 7 और 8 भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और क्लोज कर देंगे। यानी जो भी छत्तीसगढ़ जो होने वाला है उसमें जो भी उन्होंने PDF प्रोवाइड किया है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही सोशल साइंस का भी हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने का, ताकि जहाँ से भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछना है पूछिए आप। इस बार कोई भी पैटर्न फॉलो कीजिए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो आप पेपर 1 में पूछिए या पेपर 2 में पूछिए, पूरी डीपली जानकारी रखेंगे। हम लोग कृतंग के बारे में जान लिए थे, चढ़वक के बारे में, चबाने वाले को कहते हैं चढ़वक, कृतंग मिस काटने वाला होता है, रदनक क्या होता है, क्या किस लिए उपयोग करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला है स्वाद कलिका। ये जीभ के बारे में पूछा गया। स्वाद कलिका होती है, स्वाद कलिका कहाँ पे होती है, कुछ जीभ में होती है। स्वाद कलिका के बारे में भी NCERT बुक है, यहाँ पे ये भी पूछा गया है स्वाद कलिका किधर होती है, मतलब आगे में खट्टा होता है, मीठा होता है। इसके बारे में अगर आपको पता है तो स्वाद कलिका के बारे में भी लिखें। स्वाद कलिका का कार्य है, स्वाद कलिका का क्या कार्य है, कि स्वाद कलिका स्वाद के लिए होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा के ऊपर की ओर दिखाई जाने वाली वाहिनी है, ऊपर की तरफ दिखाई जाने वाली वाहिनी कौन सी है, तो वो क्या है, सीरा है। अब यहाँ पे सीरा की चर्चा हो गई तो सीरा से संबंधित और धमनी से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए कौन से प्रश्न आते हैं सीरा और धमनी से संबंधित। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई जाने वाली वाहिनी आपका सीरा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है सीरा और धमनी इन दोनों में से कौन से शुद्ध रक्त लेके जाती है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि शुद्ध रक्त होता क्या है। शुद्ध रक्त वो रक्त होता है जिसके साथ जिस रक्त में आपका O2 मिला है, यानी ऑक्सीजन मिला है। आपने कभी सोचा है कि आप सांस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? नहीं सोचा ना। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। बस वही काम होता है, जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन चारों तरफ लेके जाता है। किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन एक ढोने का काम करता है। वो किसको ढोने का काम करता है, तो वो रक्त को ढोने का काम करता है। पंपिंग वगैरह तो बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। तो रक्त को ढोता कौन है, तो रक्त को ढोता है आपका कौन सा, O2 ढोता है, यानी ऑक्सीजन चारों तरफ लेके जाता है। जहाँ पचाना होता है वहाँ पचा देता है, खाना वगैरह जहाँ ज़रूरत होती है, जितना हमको यूज करना होता है वो यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सा हो गया आपका, ऑक्सीजन के साथ जो रक्त होगा शुद्ध रक्त होगा। अब शुद्ध रक्त का मतलब लेके कौन जाता है, किसके द्वारा जाता है, को ये किसके द्वारा जाता है, धमनी के द्वारा जाता है। अब अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, को वो सीरा के द्वारा लेके जाया जाता है। को सीरा के द्वारा अशुद्ध रक्त लेके जाता है। अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे, को जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। और वो लेके कौन जाता है, तो वो आपका सीरा लेके जाता है। याद रखिएगा सीरा से ठीक उल्टा होता है, यानी सीरा से स से सीरा हो जाएगा, स से शुद्ध होता है, लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। स से सीरा और लेके कौन जाता है, अशुद्ध रक्त। धमनी क्या होता है, कि धमनी क्या होता है, को ये शुद्ध रक्त ले जाता है, ध से धमनी, लेकिन लेके क्या जाता है, ये शुद्ध रक्त लेके जाता है। लेकिन फुसफुस जो सीरा होती है ठीक उल्टा होती है। फुसफुस सीरा क्या करती है, तो शुद्ध रक्त लेके जाती है। फुसफुस धमनी क्या करती है, तो वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। तो ये सारे प्रश्न भी आते हैं, तो ये सारे चीज़ का भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हम चलते हैं आगे, मतलब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो 5 का आपका अ नंबर होगा आंसर सीरा। 6 नंबर देखते हैं धमनी का कार्य। धमनी का क्या कार्य है इसके बारे में भी जान लेते हैं। धमनी जो है रक्त को हृदय से अंगों तक लाना होता है, रक्त को हृदय से अंगों तक लाना होता है धमनी, क्योंकि वो शुद्ध रक्त लेके जाती है चारों तरफ। तो ये क्या करता है, हृदय से ले लेती है, चारों तरफ अंगों तक ये पहुंचाती है। सीरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाया जाने वाला रक्त होता है, तो कौन सा रक्त होता है, कोई ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, क्योंकि वो अशुद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने
अपने समान जीवों को पैदा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। हमारे शरीर में संवेदी अंग का भाग है। कौन सा भाग है? तो वो है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों का मतलब जैसे संवेदना हो, जैसे छुई मुई के बारे में संवेदनात्मक आपने कहा, वैसे ही संवेदी में क्या होता है, वो जितने भी मतलब जैसे किसी को टच किया, कोई ये सारी सूचनाएं कौन पहुंचाता है? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे में देखा जाए तो यहाँ पे एक ये पाचन अंग और पाचन ग्रंथियों के बारे में है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पाचन अंग आपके कौन कौन से हैं? पाचन अंग है आपका मुख, ग्रसनी, यकृत, ग्रास, नली, अमाशय, आंत, मलद्वार। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन है? पाचन ग्रंथियाँ आपका लार है, लार ग्रंथि, उसके बाद आपका पित्ताशय है, अग्नाशय है। और यहाँ पे एक प्रश्न हमको याद आ रहा है, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि से कौन सा मतलब किस ग्रंथि से कौन सा आपका रस निकलता है, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। यानी किस ग्रंथि से क्या क्या होता है, कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ होती है और उसके दीवारों से कौन सा रस निकलता है, ये सब के बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। लेसन नंबर 3 है आपका, घूमते हुए पंखे की गति होती है। घूमते हुए पंखे कैसे घूमता है? तो वो घूर्णन करके घूमता है। अगला है, घूमते हुए लट्टू की गति क्या होगी? वो भी घूर्णन करके घूमता है। घड़ी की सुई की गति होती है, को ये घड़ी की सुई की गति किस तरह से घूमती है? तो ये आवर्ती गति, याद रखिएगा, आवर्ती गति। मंदिर की घंटी लटकी हुई गति में होती है, वो क्या करती है? मंदिर की घंटी जो होती है वो दोलन करता है, यानी जाता है आता है, दोलन गति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। रखी हुई फुटबॉल को गतिशील बनाने के लिए उस पर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है। इसमें देखा जाए तो अगला है आपका सारणी पूरा कीजिए, इसको भी देख लेते हैं। बारिश में आसमान से गिरती हुई बूंदे को सरल रेखीय गति में यानी सीधी रेखीय गति में होती है, इसलिए इसका नाम कहेंगे सरल रेखीय गति। बंदूक से छुटी गोली, ये भी सीधी रेखा में जाती है, सरल रेखीय गति इसे कहेंगे। चलती बस का पहिया, ये घूर्णन गति से यानी एक मतलब घूमते रहता है, आपने देखा होगा गोल रूप से घूमते रहता है, इसीलिए इसे घूर्णन गति कहेंगे। झूला झूलती बच्ची को इसे कहते हैं हम लोग दोलन गति। झूला झूलती बच्ची क्या हो जाएगा? दोलन गति। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं 6 नंबर भी। आपके अनुसार चलती हुई कार या बस में कौन सी गति होगी? तो कार या बस का घूमता पहिया घूर्णन गति, कार या बस का स्टीयरिंग घूर्णन गति, बस या कार का आगे बढ़ना, ये क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। अब इस लेसन में यही था। अब यहाँ पे देखा जाए तो मुझे आगे प्रश्न अध्याय 11 है, अध्याय 11 में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। अध्याय 11 कार्य ऊर्जा और मशीन। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है, आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटी में कौन सी ऊर्जा थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ध्वनि ऊर्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के रगड़ने ऊपर रगड़ने पे कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोनों हाथ एक दूसरे पे रगड़ते हैं, तो वैसे ये रगड़ना क्या होता है? तो एक तरह से ये आपका हो जाएगा आपका घर्षण बल हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ऊर्जा होता है? तो हम क्यों रगड़ते हैं? तो आपने देखा भी होगा, गर्मी यानी उष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं हम लोग, तो उसमें ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे। चलती हुई बस में गतिज ऊर्जा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, श्यामा ने बल्ब जलाया, बल्ब जलाने पर विद्युत ऊर्जा किसमें और किसमें ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में। इसके बाद है अगला, लकड़ी के जलने पर डैश डैश ऊर्जा उत्पन्न होगी। लकड़ी के जलने पे, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं ये है, तो रासायनिक चीज़ किस में चेंज होगा? को वो प्रकाश हमें देगा और उष्मीय ऊर्जा देता है। तो यहाँ 5 का आपका अ हो जाएगा। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन 12 है, अपशिष्ट और उसका प्रबंधन। खुले स्थान पे शौच करने से प्रभावित होता है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों। घर से निकलने वाले सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि इनका निपटान अलग अलग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस में सफ़र कर रही राधा ने केला खाया, केले के छिलके को फेंकना चाहिए। तो ये बस स्टॉप के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो ये थे इसमें के सारे प्रश्न। और यहाँ देखा जाए तो अगला लेसन है अध्याय 13 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को। इसमें तो विशेष ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो आज इस लेसन में इतना ही।
तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम चाहेंगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें भी बताएं कि इसका नेक्स्ट भाग लेके आएँ क्लास 7 और क्लास 8 का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे हमें विदा, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।